आबदोस में 5 D1 मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें अगर ग्रेट बॉल पर फायर कर दिया जाए तो ग्रेट बॉल किसी हद तक तबाह हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि ग्रेट बॉल को इस कदर जदीद साइंसी आलात से तैयार किया गया है कि हो सकता है कि उसके हिफाजती निज़ाम पर D1 मिसाइल असरअंदाज ना हो सके। ऐसी सूरत में वो लोग अंदर से इस आबदोस को भी तबाह कर सकते हैं। इमरान ने आबदोस को अंदाजे से उस तरफ को बढ़ाते हुए कहा जिधर उसके ख्याल के मुताबिक ग्रेट बॉल समंदर की तह में मौजूद था। ओ वाकई ऐसी सूरत में तो हम खत्म हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। तुम इसे संभालो, मैं उस रिचर्ड से मजीद पूछगूछ करता हूँ, शायद कोई अच्छी सूरत निकल आए, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। इमरान मशीन रूम से निकलकर बड़े कमरे में पहुंचा तो उसके साथी जो वहां बैठे बातों में मसरूफ थे चौंक कर उसे देखने लगे। तनवीर, इस आदमी को होश में ले आओ, मुझे इससे मजीद मालूमात की जरूरत पड़ गई है, इमरान ने संजीदा लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और तनवीर सर हिलाता हुआ उठा और उसने फर्श पर पड़े हुए रिचर्ड का झुककर दोनों हाथों से नाक और मुंह बैक वक्त बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद रिचर्ड के जिस्म में हरकत पैदा हुई तो तनवीर पीछे हट गया। रिचर्ड ने होश में आते ही पहले तो कराहते हुए इधर उधर देखा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में शदीद तरीन हैरत के आसार नुमाया थे। खंजर तैयार रखो तनवीर, अगर ये मेरे सवालों को गलत जवाब देने लगे तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, खंजर इसके सीने में मार देना, वरना मैंने इससे वादा किया हुआ है कि इसे जिंदा रखा जाएगा। इमरान का लहजा बेहद सर्द था, उसकी नजरें रिचर्ड के चेहरे पर जमी हुई थी। मुझे मत मारो, मत मारो, रिचर्ड ने होठों पर जबान फेरते हुए कदरे दहशतजदा लहजे में कहा। उसकी आंखों में शदीद खौफ व हिरास उमड़ आया था। वो वाकई एक कमजोर दिल आम सा आदमी था। सुनो रिचर्ड, अगर तुम मुझे बता दो कि ग्रेट बॉल के अंदर मौजूद अफराद को किस तरह बेहोश किया जा सकता है तो मेरा वादा कि तुम्हें ना सिर्फ जिंदा रखूंगा बल्कि तुम्हें किसी आबाद इलाके तक भी पहुंचा दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बेहोश 0130 रेस से आबदोस में भी फायरिंग सिस्टम मौजूद है, रिचर्ड ने इस तरह बोलते हुए कहा जैसे वो खुद कलामी के से अंदाज में बोल रहा हो। और इमरान जैसा शख्स भी रिचर्ड की ये बात सुनकर हैरत से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या इस आबदोस में ये रेस मौजूद हैं? इमरान ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, ये स्पेशल आबदोस है, इसमें हर चीज मौजूद है, लेकिन ग्रेट बॉल का हिफाजती सिस्टम ऑन हो गया तो फिर उस पर ये रेस तो क्या एटम बम भी असर नहीं कर सकेगा, रिचर्ड ने जवाब दिया। और ये हिफाजती सिस्टम उस वक्त ऑन होगा जब ये आबदोस उसके अंदर पहुंच जाएगी, इमरान ने होंठ काटते हुए पूछा। जाहिर है, वरना तो ये आबदोस भी अंदर नहीं जा सकती, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उन रेस का फायरिंग पैनल कहाँ है? इमरान ने पूछा। कंट्रोलिंग पैनल के दाएं तरफ आखिर में, रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके, तुमने वाकई अपनी जिंदगी बचा ली है रिचर्ड, इमरान ने कहा और फिर अपने साथियों को उसका ख्याल रखने का कहकर वो तेजी से मुड़ा और मशीन रूम की तरफ बढ़ गया। अब उसकी आंखों में फातिहाना चमक उभर आई थी। रोनाल्ड बड़ी बेचैनी से स्पेशल आबदोस की वापसी का इंतजार कर रहा था। वो दरअसल जल्द अज जल्द मेन मिशन का काम दोबारा शुरू कराना चाहता था क्योंकि ये काम उसकी निगरानी के सिवा नहीं हो सकता था। और जब से ऑस्कर ने उसे कॉल किया था उस वक्त से काम बंद था। उसने स्पेशल आबदोस शोबे के इंचार्ज नॉर्मन को भी ताकीद की थी कि वो जल्द अज जल्द स्पेशल आबदोस की वापसी की उसे रिपोर्ट दे। उसने जवाबी कॉल में बताया था कि उसकी इंचार्ज रिचर्ड से बात हुई है। रिचर्ड ने उसे बताया है कि देर इसलिए हुई थी कि वो लोग जजीरे की रिपोर्ट हासिल करने चले गए थे और वो वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फिर नॉर्मन की कॉल ना आई थी। आखिर रोनाल्ड से ना रहा गया, वो उठा और मेन सेक्शन से निकलकर स्पेशल आबदोस वाले शोबे की तरफ चल पड़ा। वो अब खुद जाकर उस आबदोस की वापसी देखना चाहता था और उसके साथ साथ उसके जहन में ये भी ख्याल था कि वो जाती तौर पर उस रिचर्ड से मिलकर जजीरे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी हासिल करेगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जब हेडक्वार्टर में चीफ बॉस को वो रिपोर्ट देगा तो चीफ बॉस ने लाजमन पूरी तफसीलात तलब करनी है, इसलिए वो कॉल करने से कबल मुकम्मल तफसीलात हासिल कर लेना चाहता था। आबदोस आ रही है वापस, सेक्शन में दाखिल होते ही रोनाल्ड ने इंचार्ज नॉर्मन के खास दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा। यस बॉस, नॉर्मन ने उठकर रोनाल्ड का इस्तकबाल करते हुए कहा और रोनाल्ड ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और नॉर्मन को कुर्सी पर बैठने का इशारा करके वो उसके साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सामने मौजूद बड़ी सी स्क्रीन पर समंदर की गहराई का मंजर नजर आ रहा था जिसमें स्पेशल आबदोस हरकत कर रही थी। ये कितनी देर में पहुंच जाएगी अंदर? रोनाल्ड ने कहा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में बॉस, नॉर्मन ने जवाब दिया। और फिर वही हुआ।
10 मिनट से भी पहले आबदोस हरकत करती हुई ग्रेट बॉल में अपने मखसूस पॉइंट पर पहुंची तो नॉर्मन ने एक मशीन को ऑपरेट करके उसका रास्ता खोला और आबदोस ग्रेट बॉल के अंदर दाखिल होकर स्क्रीन से गायब हो गई। नॉर्मन ने जल्दी से एक और मशीन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि यकलक दाएं तरफ मौजूद खामोश खड़ी एक मशीन से तेज सीटी की आवाज सुनाई दी और नॉर्मन इस आवाज को सुनते ही उस बुरी तरह उछला कि उसके इस तरह उछलने से कुर्सी उलटकर पीछे जा गिरी और नॉर्मन लड़खड़ाकर सामने वाली मशीन से टकराया और नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? रोनाल्ड ने भी बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा और साथ ही उसने जल्दी से नॉर्मन को पकड़कर खड़ा कर दिया। 0130 रेस का हमला किया गया है आबदोस से, मगर मशीन ने उसे सील कर दिया है। नॉर्मन ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? आबदोस से हमला? मैं समझा नहीं। रोनाल्ड की आंखें भी नॉर्मन की बात सुनकर हैरत से फैलने लगी। नॉर्मन को जवाब देने की बजाय इंतहाई तेजी से उस मशीन की तरफ बढ़ा जिसमें से अभी तक सीटी की तेज आवाज निकल रही थी। अभी वो मशीन के करीब पहुंचा ही था कि यकलक उससे जरा दूर हटकर दीवार में नस्ब एक और मशीन से तेज सायरन बजने की आवाज सुनाई दी और उस सायरन को सुनने के बाद नॉर्मन की बिल्कुल वही हालत हुई जो उससे पहले वाली मशीन की सीटी की आवाज सुनकर हुई थी। वो पागलों के से अंदाज में दौड़ता हुआ दूसरी मशीन की तरफ बढ़ गया। उसके होंठ भींचे हुए थे और चेहरा जर्द पड़ गया था। उसने बिजली की सी तेजी से उसके मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर मशीन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद सुर्ख रंग के एक बड़े से हैंडल को उसने जोर से खींचकर नीचे कर दिया। उस हैंडल के नीचे होते ही सायरन बजने की आवाज बंद हो गई, लेकिन पहले वाली मशीन से सीटी बजने की आवाज अभी तक सुनाई दे रही थी। वो वापस उस मशीन की तरफ भागा और वहां भी उसने यही कार्रवाई की। सीटी की आवाज बंद होते ही वो इस तरह मुड़ा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। उसके साथ ही वो पेशानी पर फुवारी की तरह बहने वाले पसीने भी साफ कर रहा था। ये क्या हो रहा है? रोनाल्ड जो अब तक खामोश खड़ा था नॉर्मन को ये भाग दौड़ करता देख रहा था। गुस्से से चीखा, बॉस हम बाल बाल बचे हैं, वरना ग्रेट बॉल तबाह हो चुका होता। नॉर्मन ने वापस आकर अपनी कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो? इस बार रोनाल्ड की वही हालत हुई जो पहले नॉर्मन की हुई थी। बॉस आबदोस यकीनन दुश्मनों के कब्जे में है और दुश्मन भी ऐसे जिन्हें स्पेशल आबदोस में मौजूद इंतहाई खौफनाक हरबों का इल्म है। उन्होंने ग्रेट बॉल में दाखिल होते ही 0130 रेस का फायर करके ग्रेट बॉल में मौजूद हर फर्द को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शायद ये मालूम न था कि ग्रेट बॉल के अंदरूनी हिफाजती सिस्टम में इस बात का पहले से ही खास ख्याल रखा गया है। चुनांचे चेकिंग मशीन ने उसे न सिर्फ चेक किया बल्कि इन रेस को वक्ती तौर पर नाकारा भी कर दिया। मैं इसे तवील अरसे के लिए रोकने के लिए उसकी तरफ भागा तो उस दौरान आबदोस वालों ने D1 मिसाइल फायर करने वाला सिस्टम ऑन कर दिया, लेकिन उसको रोकने की भी मशीन मौजूद थी। क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक था इसलिए मैंने पहले इस सिस्टम को रोका, फिर जाकर बेहोश करने वाली रेस रोकी और अब आबदोस की ये दोनों सिस्टम सील्ड हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही आबदोस भी सील्ड हो गई है। अब ना हम उस आबदोस के अंदर जा सकते हैं और ना आबदोस वाले बाहर आ सकते हैं। नॉर्मन ने तेज तेज लहजे में सारी बात बताते हुए कहा और रोनाल्ड का चेहरा उसकी बात सुनकर जर्द पड़ गया। ओह, मगर ये दुश्मन कौन है? तुम्हारे आदमी कहाँ है? ये कैसे मुमकिन है? रोनाल्ड ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। आबदोस की तरफ से फिक्र नहीं रही इसलिए अब उसे चेक करता हूँ, नॉर्मन ने सर हिलाते हुए कहा। बाद में चेक करते फिरना। आबदोस में अगर दुश्मन है तो आबदोस को किसी सूरत भी ग्रेट बॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं ये रिस्क किसी सूरत भी नहीं ले सकता। पहले इस आबदोस को ग्रेट बॉल से बाहर धकेलो और फिर इसे तबाह कर दो या चेक करो, जो मर्जी आए करो, लेकिन इसे पहले बाहर निकालो। रोनाल्ड पर अभी तक शदीद घबराहट तारी थी। बॉस आबदोस सील्ड है, अब वो लोग लाख सर पटके बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इसे सील्ड करने वाला निज़ाम सिर्फ ग्रेट बॉल के अंदर काम करता है। जैसे ही आबदोस को हमने बाहर धकेला उसकी बंदिश खत्म हो जाएगी और D1 मिसाइल भी चल पड़ेंगे और वो बेहोश करने वाली रेस भी काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह ग्रेट बॉल अगर मुकम्मल तौर पर ना सही तो तवील अरसे के लिए नाकारा होकर रह जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि दुश्मनों से हिमाकत हुई कि उन्होंने आबदोस के ग्रेट बॉल के अंदर पहुंचने के बाद दोनों सिस्टम ऑन किए हैं। अगर वो बाहर से ऐसा कर देते तो सूरत हाल और होती। हमारे पास इन दोनों सिस्टम के खिलाफ बैरूनी हिफाजती निज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई सोच भी ना सकता था कि इस कदर जदीद तरीन निज़ाम किसी और के पास भी हो सकता है। ये दोनों मशीनें भी सिर्फ इस एहतियात के तौर पर यहाँ नस्ब की गई थी कि किसी गलती की बिना पर अगर ये दोनों निज़ाम ऑन हो जाते तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इसलिए अब इस आबदोस को बाहर तो भेजा नहीं जा सकता, अलबत्ता ये यहाँ जब तक रहेगी हम इससे महफूज रहेंगे। नॉर्मन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, लेकिन ये है कौन? फौरन बात कराओ इनसे। कहीं ये वो इमरान और उसकी पार्टी तो नहीं है? लेकिन वो तो जजीरे के साथ ही खत्म हो गए थे, फिर ये कैसे मुमकिन है? रोनाल्ड ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा।
अभी मालूम हो जाता है। मैं साथ वॉइस चेकिंग कंप्यूटर ऑन कर देता हूँ ताकि जो भी बात करे उसकी चेकिंग भी साथ ही हो सके। और उसने जल्दी से अपने सामने मौजूद मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने और नाभें घुमाकर एडजस्ट करना शुरू कर दी। इस आबदोस के अंदरूनी हिस्से को स्क्रीन पर लाया जा सकता है? रोनाल्ड ने पूछा। अब तो आबदोस सील्ड हो चुकी है, अब तो ऐसा मुमकिन नहीं है, अब तो सिर्फ ट्रांसमीटर से राब्ता हो सकता है, नॉर्मन ने जवाब दिया। वो अब काफी हद तक संभल चुका था। हेलो हेलो, नॉर्मन कॉलिंग, स्पेशल सबमरीन, हेलो, ओवर। एक बटन दबाकर नॉर्मन ने माइक उठाकर तेज तेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। यस, रिचर्ड अटेंडिंग। ये क्या हो रहा है? आबदोस का ओपनिंग निजाम क्यों काम नहीं कर रहा? ओवर। ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई दी और नॉर्मन की नजरें ऊपर मौजूद एक चौकोर शीशे पर जम गई जिस पर सुर्ख रंग की रोशनी जल बुझ रही थी और नॉर्मन के होंठ भीज गए। कौन हो तुम? रिचर्ड कहाँ है? ओवर। नॉर्मन ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से बड़े बाएतमाद लहजे में कहा गया। बकवास मत करो, कंप्यूटर ने हमें बताया है कि तुम रिचर्ड नहीं बोल रहे हो। और रिचर्ड को क्या जरूरत थी कि वो D1 मिसाइल और 0130 रेस सिस्टम चलाकर ग्रेट बॉल को तबाह करने की कोशिश करता? और वो यहाँ के पूरे सिस्टम को भी जानता है। उसे मालूम है कि इन दोनों सिस्टम को सील करने का निजाम ग्रेट बॉल के अंदर मौजूद है। अगर वो ऐसा करता भी तो ग्रेट बॉल के बाहर से करता जिसका बैरूनी हिफाजती निजाम मौजूद न था। ओवर। नॉर्मन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तुम ख्वामखा किस चक्कर में फंस गए हो नॉर्मन? मैं रिचर्ड ही बोल रहा हूँ और मैंने तो उन सिस्टम्स को छेड़ा तक नहीं और ना ही मुझे इन्हें छेड़ने की जरूरत थी। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तुम जो कोई भी हो अब इस आबदोस के अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। आबदोस से तुम बाहर किसी सूरत भी नहीं निकल सकते और आबदोस को हमने इस तरह सील्ड कर दिया है कि अब हवा अंदर नहीं जा सकती और आबदोस के अंदर हवा का ज्यादा स्टॉक नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने मुतालिक सब कुछ तफसील से बता दो तो हो सकता है हम तुम्हें हवा की सप्लाई शुरू कर दें। नॉर्मन ने तेज लहजे में कहा। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं रिचर्ड हूँ और कैसे कहूँ? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? ओवर। दूसरी तरफ से झुंझुलाए हुए लहजे में कहा गया और इस बार पास बैठे हुए रोनाल्ड ने माइक नॉर्मन के हाथ से छीन लिया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से आग की तरह तपा हुआ था। मैं रोनाल्ड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ ग्रेट बॉल। यकीनन तुम इमरान हो, लेकिन तुम जजीरे की तबाही के बावजूद कैसे बच गए? और सुनो, मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम रिचर्ड हो। मैं यहाँ स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। ओवर। रोनाल्ड ने चीखते हुए कहा। अगर तुम वाकई देख रहे हो तो फिर ये बात भी खुद मालूम कर लो कि जजीरे की तबाही के बावजूद हम कैसे बच गए। बहरहाल ये बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम और तुम्हारा ग्रेट बॉल दोनों किसी भी लम्हे तबाह हो सकते हैं। ओवर एंड ऑल। इस बार दूसरी तरफ से बदले हुए लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इसका मतलब है ये वाकई इमरान और उसके साथी है। वेरी बैड। ये लोग तो वाकई इंसान नहीं है। अब जब हेडक्वार्टर में चीफ बॉस को ये सूरत हाल मालूम होगी तो उसने हम सबके खात्मे का हुक्म दे देना है। रोनाल्ड ने माइक को हाथ से फेंकते हुए इंतहाई आसाबी खिंचाव से भरपूर लहजे में कहा। बॉस, आप इन लोगों को मुझ पर छोड़ दें। ये अब आबदों से किसी सूरत भी बाहर नहीं आ सकते। वैसे मैंने तो सिर्फ इन्हें डराने के लिए कहा था कि हवा खत्म हो जाएगी, वरना हवा और खुराक स्पेशल आबदोस में इस कदर स्टॉक है कि ये 1 माह तक खत्म नहीं हो सकती। आप खामोशी से मेन मिशन मुकम्मल करें। जब हमारा मेन मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम ग्रेट बॉल को हेडक्वार्टर ले जाएंगे। उसके बाद वहां मौजूद साइंसदान खुद ही उसका कोई ना कोई हल भी निकाल लेंगे और चीफ बॉस भी मेन मिशन की तकमील की खुशी में हमें सजा ना देंगे। नॉर्मन ने कहा। ओ, लेकिन मेन मिशन की तकमील में तो अभी 12 घंटे चाहिए। 12 घंटों के दरमियान ये शैतान किसी तरह बाहर ना आ जाए। रोनाल्ड ने सर हिलाते हुए कहा। नहीं बॉस, मेरी तरफ से ये गारंटी समझे, ये ना तो आबदों से बाहर आ सकेंगे और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। हाँ, अलबत्ता ना ही इस पोजीशन में इस आबदोस को तबाह किया जा सकता है, न बाहर धकेला जा सकता है। नॉर्मन ने बड़े बाआतमाद लहजे में कहा। ओके, अब इसके सिवा और कोई सूरत भी नहीं। ठीक है, मैं हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि 12 घंटों का काम जिस कदर कम मुद्दत में मुमकिन हो सके कर लिया जाए। तुम बहरहाल इनका ख्याल रखना, रोनाल्ड ने कहा और मुड़कर तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप बेफिक्र रहें बॉस, नॉर्मन ने सर हिलाते हुए कहा। अब मिशन की तकमील तक मैं हेडक्वार्टर कॉल ना करूंगा। अगर हेडक्वार्टर से कोई कॉल आए तो तुम उसे सिर्फ मुझे रिफर कर देना, मैं खुद ही संभाल लूंगा। दरवाजे के करीब रुककर रोनाल्ड ने मुड़ते हुए कहा। यस बॉस, नॉर्मन ने कहा और रोनाल्ड बाहर निकल गया। बॉस के हवास गायब हो गए हैं। हेडक्वार्टर से कॉल आई भी तो ट्रांसमीटर रूम में आएंगी, नॉर्मन ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर एक मशीन की तरफ बढ़ गया। आबदोस के बड़े कमरे में इमरान समेत सारे मेंबर्स मौजूद थे। उन सब के चेहरे बुरी तरह लटके हुए थे। सामने रिचर्ड दीवार के साथ लगा खड़ा था। उसके चेहरे पर अलबत्ता बड़ी तंजिया मुस्कुराहट मौजूद थी।
तो तुमने जानबूझकर हमें ग्रेट बॉल के अंदर पहुंचकर दोनों सिस्टम चलाने पर उकसाया। तुम्हें मालूम था कि वहां ये सील्ड हो जाएंगे। इमरान ने होठ चबाते हुए कहा। मैं और कर भी क्या सकता था। मैं तुम लोगों से लड़ तो ना सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम हम यहूदियों के इंतहाई मुकद्दस मिशन को तबाह करने के दर पे हो, इसलिए मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार भी ना था। मुझे खुशी है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँ। अब बेशक तुम मुझे मार डालो, मेरी बोटियां उड़ा दो, लेकिन मरते वक्त मेरे लिए इत्मीनान काफ़ी है कि मैंने यहूदी काज के लिए काम किया है। मैंने यहूदियों के मुकद्दस तरीन मिशन को नाकाम होने से बचा लिया है। अब तुम ना ही आबदों से बाहर जा सकते हो और ना मिशन को तकमील होने से बचा सकते हो। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, यहूदी कुत्ते, तनवीर ने यकलक गुस्से से चीखते हुए कहा और उठकर पूरी कुव्वत से रिचर्ड पर झपट पड़ा। रिचर्ड के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। तनवीर वाकई पागलों के से अंदाज में उसके जिस्म पर मुक्के बरसा रहा था। इमरान होठ बीचे खामोश बैठा हुआ था, जबकि जूलिया और बाकी साथी इमरान को देख रहे थे। चंद लम्हों बाद रिचर्ड बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसे खत्म कर दो, इसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और तनवीर ने रिचर्ड के बेहोश जिस्म पर पूरी कुव्वत से ठोकरें मारनी शुरू कर दी। चंद भरपूर ठोकरों के बाद ही रिचर्ड के हाथ पैर सीधे हो गए। उसकी नाक और मुंह से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। तनवीर हाँफता हुआ वापस आकर अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। उसका चेहरा अभी तक गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ा हुआ था। कमरे में गंभीर खामोशी छाई हुई थी। क्या वाकई अब हम यहाँ बेबसी की हालत में कैद पड़े रहेंगे और ये यहूदी अपना खौफनाक मिशन मुकम्मल कर लेंगे? चंद लम्हों बाद जूलिया ने इस संगीन खामोशी को तोड़ते हुए कहा। फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है। आप दो सील्ड कर दी गई है। मैंने और कैप्टन शकील दोनों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन रास्ता नहीं खुल सका, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर इस कदर संजीदगी थी कि उसका चेहरा किसी पहाड़ी चट्टान से तराशा हुआ दिखाई दे रहा था। इमरान साहब, आखिर आबदोस में कोई ना कोई असला तो मौजूद होगा। हम इस असले की मदद से आबदोस की दीवार तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, सफदर ने कहा। हाँ, निकल सकते थे, अब नहीं। वैसे तो यहाँ D1 मिसाइल मौजूद है, जिसका एक फायर आदि आबदोस उड़ा सकता है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि उन्होंने आबदोस में मौजूद हर किस्म के असले को मखसूस रेस की वजह से नाकारा कर दिया है। इसलिए तो मैंने तनवीर से ये नहीं कहा था कि रिचर्ड को गोली मार दो। मशीन गन भी नहीं चल सकती। यकीन ना आए तो तजुर्बा करके देख लो, इमरान ने उसी तरह सपाट लहजे में कहा। ओह, ये कैसे मुमकिन है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा और अपने कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार कर उसने उसका रुख एक कोने की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बार बार ट्रिच ट्रिच की आवाज निकलने के कोई फायर ना हुआ और सफदर के साथ साथ बाकी साथियों के चेहरे भी लटक गए। वेरी बैड, इसका मतलब है हमें हर लिहाज से बेबस कर दिया गया है, सफदर ने होठ चबाते हुए कहा। इमरान की मौजूदगी में हम कैसे बेबस हो सकते हैं सफदर? कम अज कम इमरान की मौजूदगी में ऐसे अल्फाज मत बोला करो, जूलिया ने तेज लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा और इमरान के पथरीले चेहरे पर यकलक इस तरह मुस्कुराहट रेंगने लगी जैसे पहाड़ी चट्टान में से अचानक कोई चश्मा उबल पड़ता है। मेरी बजाय तुम अपनी बात करो जूलिया। रेस लोहे वाले असले को तो बेकार कर सकती है, हुस्न के असले पर तो उनका असर नहीं हो सकता, और तुम तो पूरा असला खाना हो। यकीन ना आए तो तनवीर से पूछ लो, इमरान ने खुशगवार अंदाज में कहा। उसके चेहरे के तासुरात यकलक बदल से गए। अब उसका चेहरा तेजी से अपने मखसूस मूड का इजहार करने लग गया था। इमरान साहब, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है, अचानक इमरान के साथ बैठा हुआ सिद्दीकी बोल पड़ा। अच्छा, तो तुम्हारे जहन में भी तजवीज़ से आती है? वाह, इसका मतलब है तुमने अपनी ब्लॉक सरहदें खोल दी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आपकी सरहदें ब्लॉक हो जाए तो फिर मजबूरन हमें ही सरहदें खोलनी पड़ती है, सिद्दीकी ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। और उसके इस खूबसूरत जवाब पर बाकी साथी तो एक तरफ, इमरान खुद भी हंस पड़ा। वेरी गुड, वाकई सरहदें खुल गई हैं। अच्छा बताओ तजवीज़, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आबदोस में इमरजेंसी वेल्डिंग प्लांट देखा है और खासा जदीद तरीन प्लांट है। हम उसकी मदद से आबदोस का कोई हिस्सा या कम से कम उसका ढक्कन तो काट सकते हैं, सिद्दीकी ने कहा। और इमरान ना सिर्फ उछलकर खड़ा हो गया बल्कि उसने बेख्तियार झुककर सिद्दीकी को बाजुओं में जकड़ा और उसे लेकर नाचने लगा। वाह, इसे कहते हैं सरहदें खुलना। वेरी गुड, इमरान ने बेख्तियार होकर कहा। वो मुसलसल सिद्दीकी की पेशानी इस तरह चूम रहा था जैसे किसी का बच्चा यूनिवर्सिटी में अव्वल आ जाए तो उसका बाप बेख्तियार उसे गले से लगाकर उसकी पेशानी चूमना शुरू कर देता है। अरे मेरी पसलिया, सिद्दीकी ने घटे घटे लहजे में कहा और इमरान ने कहकहा लगाते हुए उसे छोड़ दिया। यार, इतनी जहानत अगर दरामद कर ली है तो पसलिया भी स्टेनलेस स्टील की मंगवा लेनी थी। कमाल है, बिल्कुल सीधी सी बात थी जो मेरी अकल में आई ही नहीं। इमरान के चेहरे पर इस कदर मसरत थी कि जैसे उसने कोई मुआरका मार लिया हो।
बाकी साथी भी बड़े मसरत भरे अंदाज में सिद्दीकी को देख रहे थे और सिद्दीकी के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो अपनी जहानत पर खुद ही शर्मिंदा हो रहा हो। शायद उसे खुद अपने आप पर यकीन न आ रहा था कि उसने ये तजवीज़ बताई है। कमाल है यार सिद्दीकी, ये तो वाकई सामने की बात थी। सफदर ने भी तहसीन भरे लहजे में कहा। ये अंजुमन खामोशा के मेंबर वाकई बेहद गहरे हैं। सच कहते हैं खामोश रहने वाला जब बात करता है तो मोती पुरोता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है मुसलसल बकवास करने की वजह से तुम्हारी खोपड़ी अब खाली हो चुकी है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। खोपड़ी खाली करनी ही पड़ती है, वरना अक्लमंदों को कौन घास डालता है। अब देखो सिद्दीकी किस कदर वजी और खूबसूरत जवान है, खानदानी भी है, मगर पूछ लो इससे कोई नजर उठाकर भी देखता है, इमरान ने कहा और सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। वो इमरान का मतलब समझ गया था। तुम अब मजीद बकवास बंद करो और यहाँ से निकलने की सबील पैदा करो, जूलिया ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। जाहिर है वो भी इमरान का इशारा समझ गई थी। मेरा तो ख्याल है इसकी जबान को भी वेल्डिंग प्लांट से पहले ही काटना पड़ेगा, तनवीर ने भुनाए हुए लहजे में कहा। वो न जाने अब तक कैसे बर्दाश्त किए खामोश खड़ा था। इमरान साहब, वेल्डिंग प्लांट से काटने में जाहिर है खासा वक्त लगेगा और बाहर मौजूद अफराद को भी यकीनन इसका इल्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में हो सकता है वो जवाबी इकदाम कर ले। कैप्टन शकील ने इमरान के जवाब देने से पहले बात कर दी और इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बाकी साथियों के चेहरे पर भी कदरे परेशानी के आसार उभर आए थे। सिद्दीकी जो अब तक अपनी तजवीज़ पर बेहद खुश नजर आ रहा था, उसका चेहरा भी यकलक अटक गया, क्योंकि कैप्टन शकील की बात भी 100% दुरुस्त थी। तुम तो खामोश रहते हो कैप्टन, फिर तुम्हारी खोपड़ी कैसे खाली हो गई? कहीं लीकेज तो नहीं शुरू हो गया? तो तुम समझ रहे हो कि मैं वाकई वेल्डिंग प्लांट से आबदोस की दीवार काटने में लग जाऊंगा, ताकि वो अंदर एक छोटा सा बम फेंक दे और हम सबकी इज्तिमाई कब्र मिट्टी की बजाय लोहे की बन जाए। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया।